नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल वर्ल्ड रीलोडेड में। आज का चर्चा का विषय है पाकिस्तान। पाकिस्तान से आई ये खबर आपको गदगद कर देगा। आज पाकिस्तान खुद चीख चीख करके बोल रहा है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं, वी आर बेगिंग। और ये स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान के असेंबली से। ये कोई गली चौराहे पे स्टेटमेंट नहीं है। जब किसी देश के असेंबली से कोई बात निकलती है तो उसका बहुत गहरा मीनिंग होता है। तो एज ए पड़ोसी हमें उसकी इस बात को उसी तरीके से लेना चाहिए कि अगर वो भिखारी अपने आप को बोल रहे हैं तो हैं, उनके पिछले कुछ कुकर्म हैं ऐसे जो आज उन्हें भिखारी बना दिया। लेकिन आज गजब हो गया। पाकिस्तान के असेंबली में उनका एक राइट विंग इस्लामिक लीडर है मौलाना फजलुर रहमान। उसने असेंबली में स्पीच दिया और असेंबली को एकदम धुआं धुआं कर दिया। उसने अपने सरकार के बारे में, अपने एस्टेब्लिशमेंट के बारे में खुल करके बोला, अपनी पूरी भड़ास निकाल दी। एस्टेब्लिशमेंट ये अपने आर्मी को बोलते हैं, अपने फौज को बोलते हैं, तो उसके ऊपर भी अपनी पूरी भड़ास निकाली है। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं कि हुआ क्या, इसको डिटेल्स में जानेंगे। इन्होंने क्या कहा, किस परिस्थिति में कहा, ऐसी क्या मजबूरी आ गई, हुआ क्या, इसके पहले क्या हुआ जो आज ये असेंबली में ये बोल रहे हैं कि हम तो भिखारी हैं, दुनिया हमें भिखारी समझती है और हम तो खुद भिखारी हैं ही। तो आइए चर्चा करते हैं आगे। अब ये जो इस्लामिक लीडर है मौलाना फजलुर रहमान, ये क्या है? एक राइट विंग का नेता है, इस्लामिक नेता है, मतलब धर्मों से रिलेटेड ये अपना पॉलिटिक्स चमकाता है। मंडे को इसने क्या किया, असेंबली में पूरा भाषण दिया, एकदम फाड़ के रख दिया। क्या किया कि इमरान खान की एक पार्टी है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, पीटीआई बोलते हैं उसको, उसके सपोर्ट में इसने बोलना शुरू किया। और क्यों बोला उसकी चर्चा आगे हम करेंगे। तो पीटीआई अभी जो पाकिस्तान की सरकार है उसमें अपोजिशन पार्टी का रोल अदा कर रही है। तो उसके सपोर्ट में ये स्टेटमेंट दे रहा है कि पीटीआई को, इमरान खान की पार्टी तहरीक-ए-इंसाफ को अपना रैली करने का पूरा अधिकार है, इवन उसको पूरा गवर्नमेंट बनाने का भी अधिकार है। क्यों? आपको याद होगा 8 फरवरी 2024 को इलेक्शन हुआ था और उस समय सभी पार्टियों में सबसे ज्यादा बहुमत, सबसे ज्यादा सीट आई थी पीटीआई को। तो उस बेसिस पे ये कह रहा है कि उन पीटीआई को कि उसको गवर्नमेंट बनाने का भी अधिकार है। ये सपोर्ट कर रहा है आज। अब क्यों सपोर्ट कर रहा है अपोजिशन पार्टी को, इसकी चर्चा आगे करेंगे, देखेंगे क्या खेल है। अब ये जो रहमान है ये जमायत उलेमा-ए-इस्लाम फजल का ये चीफ है। और जब असेंबली में भाषण दिया तो एकदम कड़क दिया, मतलब आप कह सकते फाड़ दिया, लोगों की चुप्पी बंद कर दी। वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तो बोला ही, साथ में अपने एस्टेब्लिशमेंट को भी नहीं छोड़ा। उसने अपने आर्मी को भी नहीं छोड़ा। एस्टेब्लिशमेंट मतलब यहाँ अपने आर्मी को बोलते हैं। तो उसने आर्मी पे भी ये दोष लगाया कि ये पॉलिटिकल सिस्टम में जितने भी धांधली होते हैं इन सब के पीछे हमारा एस्टेब्लिशमेंट है और ये धांधली करता है हर इलेक्शन में। तो ये मौलाना साहब जब अपना स्पीच दे रहे थे, उस स्पीच में जो मेन टॉपिक, जो एकदम उबलता हुआ जो उन्होंने बात की, वो उसमें से कुछ बातें हैं जो हमने अभी नोट डाउन किया है। वो उन्होंने बोला कि हमने सेम डे पे, इंडिया और पाकिस्तान सेम डे पे हम आजाद हुए, लेकिन आज के डेट में इंडिया सुपर पावर बनने की ख्वाब देख रहा है, वो सुपर पावर बन रहा है, एंड वी आर बेगिंग, और आज हम भीख मांग रहे हैं। कहाँ भीख मांग रहे हैं? एक दो लोगों से भीख नहीं मांग रहे हैं, पूरे दुनिया से भीख मांग रहे हैं। आईएमएफ का तो चरण पोंछ करके चाट गए ताकि वहां पे लोगों की रोजी रोटी चल सके। लेकिन ये स्थिति आई कैसे, ये एक अलग चैप्टर है। उसके पीछे इन्होंने अपने एस्टेब्लिशमेंट को खूब कोसा और दुनिया भर में इनका जो छीछा लेदर होता है उसके बारे में इसने डिस्कशन किया अपने असेंबली में। एज एन इंडियन सिटीजन हमें तो अच्छा लगा कि भैया खुद भी पहचान गए कि तुम भिखारी हो, लेकिन साथ में जिस तरीके से बात की, जो फैक्ट्स पे बात किया, आज तक किसी पाकिस्तानी लीडर्स को किसी फैक्ट्स पे बात करते हुए नहीं सुना, लेकिन कम से कम किसी ने कुछ तो बोला, कुछ तो अकल आई। हालांकि ये इस्लामिक लीडर है, ये धार्मिक लीडर है, ये धर्म की पॉलिटिक्स करता है, फिर भी कुछ तो समझदारी आई। मौलाना फजलुर रहमान ये धर्म का नेता है। इसने एक संगठन बनाया हुआ है जमायत उलेमा-ए-इस्लाम फजल। ये 2018 में इसने पीटीआई के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा जो इमरान खान की पार्टी है। फिर 2024 में 8 फरवरी को, लेकिन उस समय इमरान खान की पार्टी जीत गई और इमरान खान सरकार बनाया। उस सरकार बनाने में उसके आर्मी का भी, एस्टेब्लिशमेंट का जो हाथ है वो रहता ही है, उसकी वजह से इमरान खान सरकार में आ गई।
जब इमरान खान की एस्टेब्लिशमेंट के साथ बनी नहीं तो किसी तरीके से इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट ने हटाने का पूरा कोशिश किया और बाद में उसके ऊपर एफआईआर करा करके जेल में डलवा दिया। आज के डेट में वो जेल में है। तो जब इमरान खान का जब पतन हो गया, इमरान खान जब सरकार से हट गया, तो उसके बाद 2024 में 8 फरवरी को इलेक्शन हुए। उस इलेक्शन में भी मौलाना रहमान पीटीआई के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा, इमरान खान के अगेंस्ट लड़ा। और उसके बाद क्या हुआ कि जब इमरान खान का डाउनफॉल हो गया, जब वो पार्टी ज्यादा बहुमत लाने के बावजूद भी सरकार नहीं बना पाई, तो उस केस में इसकी जो पार्टी है जमाते उलेमा, वो कोalition की गवर्नमेंट में शामिल हो गया। अब कोalition की गवर्नमेंट क्यों हुई? गठबंधन की सरकार बनी क्योंकि किसी को तो बहुमत मिली नहीं। सबसे ज्यादा बहुमत मिली पीटीआई, इमरान खान की पार्टी को। नवाज शरीफ के पार्टी को भी पूरी बहुमत नहीं मिली। बिलावल भुट्टो की जो पार्टी है पीपीपी, उसको भी पूरी बहुमत नहीं मिली। तो एक गठबंधन की सरकार बनी, कोalition गवर्नमेंट बनी, और उस कोalition गवर्नमेंट को मौलाना रहमान ने सपोर्ट किया कि ठीक है हम साथ में आते हैं। तो उनके साथ मिलकर के ये सरकार बना लिए। 3 मार्च को शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बन गए पाकिस्तान के, उस कोalition गवर्नमेंट के तहत, उस गठबंधन के तहत। शहबाज शरीफ ये दूसरी बार पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने। लेकिन बाद में क्या हुआ कि ये जो रहमान की पार्टी है, मौलाना की जो पार्टी है जमाते उलेमा, इसने कोalition से अपना अलग हो गया। जो नवाज शरीफ की पार्टी है PML-N, यहाँ पे जो पार्टी का नाम रखने का तरीका है ना, आप देखेंगे PML-N का मतलब नवाज शरीफ। तो नवाज शरीफ की पार्टी और भुट्टो की पार्टी जो PPP, उसके कोalition से ये बाहर निकल गया। क्यों कोalition से बाहर निकल गया? कि जो इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शन में बहुत धांधली हुई थी, और ये आरोप लगाया कि उसकी वजह से हमारी पार्टी को, जमाते उलेमा को, पावर से बाहर रखने के लिए धांधली किया गया, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी और अलग अलग पार्टियों की तरफ से भी। तो इस वजह से ये गठबंधन की सरकार से बाहर हो गया। चलिए जी, तो अब बात करते हैं कि आखिर ये इस्लामिक लीडर मौलाना फजलुर रहमान असेंबली में ये इतना फूट क्यों पड़ा, ऐसा हुआ क्या? तो देखिए जी, सिंपल सी बात है, चाहे आज नहीं तो कल किसी को तो कुछ तो बुद्धि आई। आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक स्थिति है और जो पॉलिटिकल कंडीशन है, वो दोनों ही अपने खराब स्थिति के चरम सीमा पे है। मतलब पॉलिटिकल स्थिति तो वहां की इतनी अस्त व्यस्त है कि बिना आर्मी के एक डिसीजन से एक आगे नहीं बढ़ सकती, और वही सभी लोग मिलकर के वहां के इकोनॉमी को बर्बाद किए हुए हैं। सभी लोग लूट खसोट में लगे हुए हैं, और जब उनके यहाँ कुछ बचा नहीं तो बाहर से जो उनको लोन मिलता है, फंड मिलता है, उसमें भी बंदर बांट करके खा जाते हैं। पब्लिक के लिए कुछ नहीं करते, अपने देश के लिए कुछ करते नहीं है। कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, कोई कुछ बनाते नहीं, एक सुई तक नहीं बनाते। एनीवे, आज के डेट में सब लोग, आम पब्लिक जो है, इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है। अब तो जैसे ये मौलाना फ्रस्ट्रेट हो गया एक तरह से कि इतना इंटरवेंशन, इतना डिस्टरबेंस फ्रॉम एस्टेब्लिशमेंट, फ्रॉम आर्मी, पागल हो गया कि सिर्फ एंटी इंडिया पॉलिसी चला करके आप अपने देश को कितना दूर तक ले जा सकते हैं। कुछ करते नहीं है, अपने कंट्री के ग्रो के लिए कुछ नहीं करते हैं, और सिर्फ एंटी इंडिया पॉलिसी चला करके आप अपने पब्लिक को मूर्ख बनाते हैं और इलेक्शन भी जीत जाते हैं। और आज तक लोग यही करते आए हैं। जो 2024 के फरवरी में जो अभी इस साल इलेक्शन हुए, उस इलेक्शन में भी नवाज शरीफ और इमरान खान ने ये पाकिस्तान और इंडिया का कंपैरिजन का एक पॉइंट दिया था। उसमें भी इंडिया में कैसे पॉलिटिकल सिचुएशंस है, कैसे इलेक्शंस होते हैं, कैसे ग्रो करता है, कैसे अपने आप को इकोनॉमिकली ग्रो करते हैं, इन सब चीजों को लेकर के कंपैरिजन लेकर के, मतलब कॉम्पिटिशंस बना करके, पॉइंट्स बना करके इन्होंने कैंपेन किया। इसके पहले भी अब तक जितने भी पोल्स हुए हैं पाकिस्तान में, उस सब सारे पोल्स में उनके जो लीडर्स हैं क्या कहानी बनाते हैं कि इंडिया से हमको खतरा है। सारे लीडर्स, चाहे अपोजिशन के हो, चाहे सरकार चलाने वाली गवर्नमेंट हो, सब मिल करके उनको एक ही मुद्दा मिलता है, इंडिया हमारा दुश्मन है, उससे हमको बहुत खतरा है। ऐसा बोल बोल करके अपने इलेक्शंस जीतते आए हैं और अपनी सरकार बनाते आए हैं। सरकार क्या बनाते आए हैं? पाकिस्तान को लूटते आए हैं। इस बीच ये जो मौलाना रहमान है, ये असेंबली में खुल करके अपना स्पीच दिया, और जो एस्टेब्लिशमेंट है उसकी, उसका जो आर्मी है, उसके ऊपर बहुत सारे लांछन लगाए कि इसने पॉलिटिकल सिस्टम को खराब कर रखा है, बेकार कर रखा है, धांधली करता है, सब तरह की बात उसने कही। उसने डेमोक्रेसी के बारे में बात की। सोचिए, पाकिस्तान के लोग आज डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। एनीवे, जो उनके यहाँ कभी सेट होता नहीं है। आज किसी को बुद्धि आई
तो डेमोक्रेसी की बात करते हैं। हालांकि ये जो मौलाना रहमान है, ये भी इनके बारे में भी अगर हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि इनके और जो दूसरे स्टेटमेंट्स हैं उनसे आपको पता चलेगा कि ये धार्मिक कट्टरता के कितने बड़े लीडर हैं। ये कह रहे हैं कि हमारे देश में डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की बात किया और कहा कि इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, उसको हटाने के लिए गलत गलत हथकंडे अपनाए गए और उसकी वजह से जो हमारे देश की इकोनॉमिक कंडीशंस खराब हो गई, उन सब के बारे में उसने बात की। जबकि हमारा देश एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन उसके बेस पे भी कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये मौलाना रहमान इतना भड़के क्यों, हुआ क्या? तो वो जिसके अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा 2018 में, 2024 में, पीटीआई इमरान खान के अगेंस्ट इलेक्शन लड़ा और तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा करके हारे जीते दोनों, और मतलब उखाड़ करके फेंक दिया, एक तरह से यूं कहें, पीटीआई को, इमरान खान को हटा दिया। आज के डेट में उसी इमरान खान की पार्टी पीटीआई की एक रैली होनी थी, उसके लिए पीटीआई ने परमिशन मांगी, तो परमिशन डिनाई हो गई होगी। उस पीटीआई को सपोर्ट करने के लिए उसने कहा कि ये पीटीआई का अपना अधिकार है कि वो रैली कर सकता है। ये कौन बोल रहा है? मौलाना रहमान, जो पीटीआई के अगेंस्ट 2 बार इलेक्शन लड़ चुका है। अगेंस्ट 2018 में कह रहा है कि हमने तो उनको 2018 में इलेक्शन उनके अगेंस्ट लड़ा, तब भी हमने ऑब्जेक्ट किया था, और 8 फरवरी 2024 को भी हमने जो इलेक्शन लड़ा उनके अगेंस्ट ही लड़ा। लेकिन जो पीटीआई का जो मौलिक अधिकार है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए। वो कह रहा है कि अगर 2018 में धांधली हुई इलेक्शन में, तो क्या ये 2024 में इलेक्शन हुआ है, क्या उसमें धांधली नहीं हुई है? ये सवाल कर रहा है एस्टेब्लिशमेंट से, अपने आर्मी से। जिगरा चाहिए भाई रहमान, मौलाना रहमान, आप बच के रहना अपने एस्टेब्लिशमेंट से। आज तो आपने बात कर दी, लेकिन आपकी एस्टेब्लिशमेंट कब आपको लापता कर दे मालूम नहीं, तो आप ध्यान रखना अपने आप का। हिम्मत है आपकी। उसने आर्मी से ये क्वेश्चन कर लिया कि भाई जब 2018 में जो इलेक्शन हुआ था, अगर उसमें करप्शन था, अगर वो फॉल्स था, अगर उसमें किसी तरह का धांधली था, तो 2024 में क्या था? 2024 में भी तो वही हुआ। इसका जवाब मांग रहा है वो एस्टेब्लिशमेंट से, अपने आर्मी से। अब पीटीआई का जो लीडर है असद कैसर, वो एक रैली ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसके लिए उसने परमिशन वगैरह मांगी, तो परमिशन मांगी और मिली नहीं, तो उसको सपोर्ट करने के लिए कहता है मौलाना रहमान अपने स्पीच में, असेंबली में कहता है, वो भी मतलब गली चौराहे में नहीं कह रहा है, असेंबली में खड़े होकर के बात कर रहा है और सब लोगों के सामने कह रहा है कि जो पीटीआई का जो डिमांड है, जो उसका नेता असद कैसर है, उसकी डिमांड सही है, उसको रैली करने का पूरा अधिकार है। जबकि पीटीआई का जो मेन इमरान खान है वो तो जेल में है। जब ये इलेक्शन हुआ था 2024 में, तो उसमें सबसे ज्यादा जो नंबर आए थे वो पीटीआई को आए थे, इमरान खान के पार्टी को आए थे। तो एक तरह से लार्जेस्ट पार्टी बन के निकली थी, नवाज शरीफ से भी बड़ी और भुट्टो से भी बड़ी। और तो ये असेंबली में बोल रहा है कि लीव दिस पावर, किसको? जो गवर्नमेंट में बैठी हुई है, जो शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की जो सरकार है गठबंधन की, उसको बोल रही है कि लीव दिस पावर, और यहाँ हमारे अपोजिशन में आकर के बेंच पे बैठो। अगर पीटीआई सही में बड़ी पावर है, लार्ज संख्या में उसको सीट मिला, तो कहता है कि उसको गवर्नमेंट बनाने दो, क्यों नहीं बनाने दिया आप लोगों ने? तो एक तरह का ये चैलेंज है। अब देखिए ये चैलेंज कितना भारी पड़ता है, कितना सस्ता पड़ता है, ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। वो इतना निराश हो गया, इतना दुखी हो गया है कि जो उसके देश में अब तक जितने भी इलेक्शंस हो रहे हैं, चल रहे हैं, उन सब में एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी का इतना इन्वॉल्वमेंट होता है कि वो परेशान हो गया, एकदम निराश हो गया है। कहता है कि इस कंट्री को पाने के लिए, इस कंट्री को बनाने के लिए एस्टेब्लिशमेंट का और ब्यूरोक्रेसी का कोई रोल है ही नहीं। उसने क्या अचीव किया है इस देश के लिए? कुछ नहीं किया है, दिन ब दिन बर्बाद करता चला गया, कोई रोल नहीं है। वो 8 फरवरी का इलेक्शन फेयर तो था ही नहीं और धांधली से भरा हुआ था। वो कह रहा है कि ये कैसा इलेक्शन है जिसमें जो हार गया है, जो पार्टी हार गई है, वो तो सेटिस्फाई नहीं है, जो जीत गया है वो भी अपसेट है, जो पार्टी जीत गई है वो भी अपसेट है। तो ये कह रहा है कि ये कैसा इलेक्शन है, ये कैसा डेमोक्रेसी है, कैसा इलेक्शन है ये, कि हारने वाला भी दुखी, जीतने वाला भी दुखी। इसी क्रम में बातचीत करते करते जब उसने अपने अपोजिशन पार्टी को, अपने सत्ताधारी पार्टी को, अपने एस्टेब्लिशमेंट को जब वो धो रहा था, नंगा कर रहा था अपने असेंबली में, तभी उसने एक और बात करी जो काबिले तारीफ है। कहता है कि जस्ट आप कंपेयर करो हमारा पड़ोसी देश इंडिया और अपने आप को। दोनों देश को एक साथ इंडिपेंडेंस मिला 15 अगस्त 1947 को,
लेकिन आज के डेट में क्या है, इंडिया आज के डेट में एक सुपर पावर बनता जा रहा है और हम दुनिया में सबसे बड़ा भिखारी बन करके निकले हैं। वी आर बेगिंग टू अवॉइड बैंकरप्सी। मतलब ऐसा भी नहीं है कि हम गरीब हैं, खुद कमा खा रहे हैं, हम अपना काम खुद कर रहे हैं, नहीं, हम मांग मांग करके खा रहे हैं। उस मांग मांग के खाने में भी हम अपने आप को लूट रहे हैं, सिस्टम को लूट रहे हैं, देश को बर्बाद कर रहे हैं। और हम एक जगह भीख नहीं मांगते। पाकिस्तान वॉज बेगिंग एवरीवेयर, कि सिर्फ हम एक जगह भीख नहीं मांगते, हम सिर्फ IMF से भीख नहीं मांगते कि हमारे यहाँ की गरीबी दूर हो जाए। नहीं, हम IMF से तो मांगते ही मांगते हैं, पूरी दुनिया में जाते हैं, कटोरा लेकर के आ जाते हैं और हम भीख मांगते रहते हैं। हमेशा ढूंढते रहते हैं कि अच्छा इस कंट्री से हमारी कुछ बातचीत हो रही है तो चलो इससे कुछ मांग लेते हैं। ये परसेप्शन बना है पाकिस्तान का, जिसकी वजह से मौलाना साहब आज दुखी हो गए हैं और ये बात आज बोल रहे हैं। अब आगे जो उन्होंने आगे बात की, उस बात से आपको पता चलेगा कि वो मौलाना हैं तो वो किस आइडियोलॉजी के तहत अपना काम करते हैं, अपना लीडरशिप करते हैं और देश में कैसे काम करते हैं। वो कहता है कि हमें जो ये देश मिला, पाकिस्तान देश मिला, ये इस्लाम के नाम पे मिला, धर्म के नाम पे मिला, लेकिन आज हम एक सेकुलर स्टेट हो गए हैं। इस्लाम के नाम पे जो चीज होने चाहिए वो आज तक नहीं हुआ। 1973 में CCI की एक रिकमेंडेशन, मतलब एक संस्था है उनकी, काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी, CII, वो बनाया गया और उसके तहत बहुत सारे चार्टर्स बनाए और उस चार्टर में चीजों को इम्प्लीमेंट करना था जो इस्लामिक स्टेट को और ग्रोथ दे सके। तो कहता है कि क्वेश्चन कर रहा है कि क्या आज तक हम इस्लामिक कंट्री बना पाए? नहीं बना पाए। उसके एक चार्टर, दो चार्टर हम कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं कर पाए। तो बाय नेचर तो ये मौलाना साहब धार्मिक लीडर है, तो ये धार्मिक बात ही करेंगे। हाँ, लेकिन जब बात पेट की आती है तब दिमाग में कुछ कीड़े घूमते हैं, कुछ बत्तियां जलती हैं, तब समझ में आता है कि क्या करना चाहिए और हमारे लोगों ने क्या किया। आपको समझ में आ गया होगा कि ये मौलाना रहमान अपने पाकिस्तान के बारे में क्या सोचता है। कम से कम कुछ तो अकल आई, कुछ तो सच बोलने का मादा रखता है ये मौलाना। इस टॉपिक पे आपका क्या विचार है कमेंट करके बताइएगा और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।